Hello everyone, welcome to Core Academy. This is Mehak Panjwani. Today we'll study about nucleus. Nucleus as a cell organelle. It was first described by Robert Brown in 1831. मैंने आपको बताया था इसका डिस्कवरी जो हुआ है ऑर्किड के रूट सेल्स में किया गया था. Later, the material of nucleus stained by basic dye was named chromatin by Fleming. फ्लेमिंग ने क्रोमैटिन को पता लगाया था बाय स्टेनिंग इट विथ अ बेसिक डाई. क्रोमा इज फॉर कलर, ठीक है. तो उन्होंने क्या किया था, स्टेन किया था, और जो डेंसली स्टेन्ड बॉडी है उसको नाम दिया था क्रोमैटिन. ओके, सो न्यूक्लियस के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है. राइट, न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. एंड इसका इम्पोर्टेंस जो है वो एसिटाबुलेरिया का एक्सपेरिमेंट है जो हमने इसके पहले डिस्कस किया हुआ है. एसिटाबुलेरिया एल्गी पर एक्सपेरिमेंट है. द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय हैमरलिंग. मैं रिपीट नहीं करूंगी उस चीज को बिकॉज हमने पहले डिस्कस किया एंड इट्स जस्ट रिविजन क्लास गोइंग ऑन. तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड डेंस बॉडी है which controls all the cellular activities, which is responsible for controlling these cellular activities. इसीलिए इसे कंट्रोलर ऑफ द सेल भी कहा जाता है. स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोलॉजी. न्यूक्लियस की अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसे कहते हैं कैरियोलॉजी. कैरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस. इंटरफेज न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? इंटरफेज न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस उस सेल का न्यूक्लियस जो डिवाइड नहीं कर रहा है. जब सेल स्टिल है, जब सेल डिवाइड नहीं करता है, उस समय उसे क्या कहते हैं? उस समय उसे इंटरफेस न्यूक्लियस कहते हैं. न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग. It has highly extended and elaborate nucleoprotein fiber called chromatin. तो जब सेल डिवाइड नहीं करता है उस समय सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है. क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है. राइट, तो क्रोमैटिन इज न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर. न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर which are highly extended. न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड उसके अलावा क्रोमैटिन के अलावा और क्या चीज प्रेजेंट है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स यानी कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म जिसे कहते हैं, न्यूक्लियस का मैट्रिक्स, एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई या फिर न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं संख्या में, है ना. न्यूक्लियोलस एक से ज्यादा हो सकते हैं संख्या में. एक मिनट, ये देखिए, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने आपको 3 ड्रॉ करके दिखाया. न्यूक्लियोलस नॉर्मली ये एक होगा नंबर में. कुछ सेल में जैसे कि अनियन सेल में 4 पाए जाते हैं. अब स्पर्म सेल में बिल्कुल एब्सेंट ही होता है ये. स्पर्म सेल में एब्सेंट है, एब्सेंट इन स्पर्म सेल. एंड न्यूक्लियस के बारे में एक और खास चीज मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियोलस इट वाज टर्म्ड बाय बाउमैन and it was discovered by Fontana. Electron microscopy has revealed that the nuclear envelope, which consists of 2 parallel membranes with a space between them, is called perinuclear space. Perinuclear space जो है वो 10 से 50 नैनोमीटर की जगह होती है, जिसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है. 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फंक्शन, एक मिनट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. पार्ट्स के बारे में वन बाय वन पढ़ते जाएंगे. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बैरियर की तरह काम करता है. इट एक्ट्स एज बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म. सो बैरियर बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इसके बीच में ये बैरियर की तरह काम करता है. आउटर मेम्ब्रेन की खास बात यह है कि आउटर मेम्ब्रेन हमेशा कंटिन्यूअस रहती है, विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कई बार इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो उसका कारण क्या है? ये मान लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. तो ये इसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूएशन में इसलिए रहती है क्योंकि RER इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन.
At a number of places, the nuclear envelope is interrupted by minute pores. बहुत सारी जगह पे क्या होता है, minute pores होते हैं, ये खाली empty spaces present होती हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में. मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी कंटिन्यूअस लेयर नहीं है, उस हिसाब से हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस लेयर है. डिसकंटिन्यूअस लेयर है. तो ये जो न्यूक्लियर पोर बनते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं, जब दोनों मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज होती हैं तो बनते हैं, राइट. So nuclear pores are the passage which are formed by the fusion of two membrane. कब बनते हैं, दो मेम्ब्रेन के फ्यूजन की वजह से बनते हैं. Nuclear pore are the passage through which movement of RNA and protein molecule takes place in both the direction. Right? मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देती हूँ. सेकेंड चीज जो है हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर पोर के बारे में. So nuclear pore formed by fusion of two membrane, outer membrane and inner membrane. It is nuclear pore for exchange of material. What material? Exchange of RNA and exchange of protein. उसके अलावा न्यूक्लियोलस के बारे में आपको मालूम हो कि न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है. It is responsible for synthesis of ribosomal RNA. rRNA जिसे कहते हैं. तो rRNA की यानी कि राइबोसोम का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस में होता है. नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल. न्यूक्लियस के आधार पर सेल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूनी न्यूक्लिएट. यूनी न्यूक्लिएट का मतलब वो सेल जिसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा, है ना. मल्टी न्यूक्लिएट एक से ज्यादा होगा, मल्टी न्यूक्लिएट. बाई न्यूक्लिएट दो न्यूक्लियस. बाई न्यूक्लिएट का एग्जाम्पल है पैरामीशियम. मल्टी न्यूक्लिएट को हम सिंसाइट भी लिखते हैं या फिर सिंसाइशियम. सिंसाइट और मल्टी न्यूक्लिएट भी लिखते हैं. यूनी न्यूक्लिएट मोस्टली जितने भी सेल्स होते हैं वो यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, लेकिन कुछ सेल्स जो होते हैं वो ए न्यूक्लिएटेड भी होते हैं, जैसे कि आरबीसी मैच्योर एंड मैच्योर सीव ट्यूब. दीज आर ए न्यूक्लिएट, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. बाई न्यूक्लिएट का एग्जाम्पल है पैरामीशियम. मल्टी न्यूक्लिएट का एग्जाम्पल होता है ओपैलिना जो एक प्रोटोजोआ है. उसके अलावा और भी कुछ सेल्स होते हैं. सिंसाइट की जगह इसी के लिए एक और टर्म है स्टीनोसिटिक. तीनों अवस्थाएं मल्टी न्यूक्लिएटेड ही दिखाती हैं, लेकिन आप ना थ्रू आउट दी बायोलॉजी अलग अलग जगह पे अलग टर्म सुनोगे. जैसे मसल सेल में सिंसाइट आप पढ़ोगे, है ना, मसल सेल में आप सिंसाइट पढ़ोगे, वहीं एंडोस्पर्म में आप सीनोसिटिक पढ़ोगे क्लास 12th में. तो ये डिफरेंस आता है. सिंसाइट, सीनोसिटिक, मल्टी न्यूक्लिएट तीनों का मतलब होता है कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होगा. ठीक है, वो किस कंडीशन से आ रहा है वो चीज डिफर कर सकती है. फ्यूजन ऑफ की वजह से मिल रहा है, फ्यूजन ऑफ सेल्स की वजह से मिल रहा है, या किसी और रीजन से मिल रहा है. Variations in the number of nuclei are also frequently observed. Can you name the organism that have more than one nucleus per cell? Some mature cells even lack nucleus. तो वो कौन से cells है जिसमें nucleus absent होता है? Mature RBC, erythrocytes of many mammals and sieve tubes of vascular plant. क्या ये सेल लिविंग कंसिडर किए जाएंगे? हाँ बिल्कुल किए जाएंगे, क्योंकि इनमें आरबीसी बचपन से गायब नहीं था. ये आरबीसी विथ टाइम गायब हुआ. न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है और क्रोमैटिन प्रेजेंट है ना. क्रोमैटिन प्रेजेंट है. न्यूक्लियोलाई क्या है, न्यूक्लियोलाई स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं. दीज आर spherical which are present in nucleoplasm. The content of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm and it is not membrane bound. तो आप इसे लिख सकते हो कि ये membrane less organelle होता है और इसका काम होता है राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस करना. यानी कि किसी सेल में अगर न्यूक्लियोलस ज्यादा है, मतलब ये समझ लेंगे हम लोग कि उसका काम आरएनए सिंथेसिस बहुत ज्यादा कर रहा है वो. और वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस बहुत ज्यादा हो रहा है ना. तो प्रोटीन सिंथेसिस वाले सेल में ये ज्यादा मात्रा में मिलेंगे.
प्रोटीन सिंथेसिस वाले सेल में। क्यों? क्योंकि आरआरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। Larger and more numerous nucleoli are present in active cells में larger and more numerous nucleoli are present। ज्यादा मिलेंगे, बड़े साइज के मिलेंगे। You may recall that the interphase nucleus has a loose and indistinct network। Indistinct मतलब अलग से पहचाना नहीं जा सकता। Network of nucleoprotein fiber जिसे कहते हैं क्रोमाटिन। क्या कहते हैं? क्रोमाटिन। तो अभी हमने ये बाकी चीजों के बारे में बात हो गई है, अभी सिर्फ क्रोमाटिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्रोमाटिन और क्रोमोसोम क्या है? ओके, सो व्हाट इज क्रोमाटिन? क्रोमाटिन क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर है। प्रेजेंट किस में होता है? उस सेल में प्रेजेंट होता है जो डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी कि इंटरफेज सेल या इंटरफेज न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। बट ड्यूरिंग सेल डिविजन ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो क्रोमोसोम्स कब मिलते हैं? डिवाइडिंग सेल में मिलते हैं। जब कोई सेल डिवाइड कर रहा होगा तब उसमें मिलेंगे क्रोमोसोम्स। ठीक है, डिवाइडिंग सेल्स में मिलते हैं। So cells show structured chromosomes in the place of the nucleus, in the place of the nucleus, यानी कि न्यूक्लियस भी गायब हो जाता है। So dividing cell chromosomes are seen। ये चीज में आपको सेल डिवीजन में आप पढ़ोगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है। So nucleus is not seen in dividing cell, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि सेल्स जो है वो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स दिखाते हैं इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जगह पे इसलिए कह रहा है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है सेल डिवीजन के दौरान। गलत नहीं है ये स्टेटमेंट। नाउ क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए। क्रोमैटिन किसका बना है? डीएनए। और डीएनए आपको मालूम है एसिडिक, इसीलिए इसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है। और डीएनए के साथ क्या प्रेजेंट है? हिस्टोन प्रेजेंट है। इसका नेचर क्या है? बेसिक प्रोटीन का नेचर है। ओके, उसके अलावा और क्या प्रेजेंट है? उसके अलावा प्रेजेंट होते हैं कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन और कुछ मात्रा में आरएनए। राइट, सो ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं। A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 chromosomes। मतलब हमारे पास डीएनए कितना बड़ा है? 2 मीटर लॉन्ग। कितना बड़ा है? 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड है। राइट, और क्रोमोसोम्स कितने हमारे पास? 46 क्रोमोसोम्स हैं। एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली हैज, अब एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? essentially has a primary constriction or the centromere on the sides of which disc shaped structures are present। ठीक है, मैं एक बार आपको यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे देती हूँ। कुछ इस तरीके से देखो, मान लो आपको अगर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो ये हिस्सा कहलाएगा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। दैट रीजन इज नोन एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। या फिर इसी को सेंट्रोमियर भी कहते हैं। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है? क्रोमोसोम। ओके, और ये जो मैंने ड्रॉ बनाया है इस क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड हैं? दिस इज 1 क्रोमैटिड। ये पूरा एक संरचना में आपको एक क्रोमैटिड दिखेगा, आर्म जिसको कह रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको एक क्रोमैटिड दिख रहा है। अगर क्रोमोसोम इस तरीके से है सो इट हैज 1 क्रोमैटिड। अगर इस तरीके से है सो इट हैज 2 क्रोमैटिड। 1 क्रोमैटिड एंड 2 क्रोमैटिड, पर दोनों ही पिक्चर में एक ही क्रोमोसोम है। राइट, दिस इज ऑल्सो 1 क्रोमोसोम एंड दिस इज ऑल्सो 1 क्रोमोसोम। दोनों में डिफरेंस क्या है इसको सेल डिवीजन में ज्यादा क्लियर होगा, इसलिए अभी दिमाग पे मत जोर लगाओ। पढ़ चुकी हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, सो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन
और दी सेंट्रोमियर आर प्रेजेंट, जिसके किनारों पर कुछ इस तरीके से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें काइनेटोकोर कहा जाता है. काइनेटोकोर आर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम्स को 4 तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है. लेकिन उसके पहले मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे दूं. कुछ क्रोमोसोम्स में, सम क्रोमोसोम्स, दे ऑल्सो हैव अ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. Okay, they also have a secondary constriction. ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, इसको और क्या बोल सकते हैं? इसको NOR भी कहते हैं. न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन. न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को ही कहते हैं, और इसी को SAT या फिर सैटेलाइट भी कहते हैं. ठीक है. देखो, मैं आपको ये चीज पहले भी मैंने आपको बताया है कि ये जो सीक्वेंस नीट फॉर एनसीईआरटी फॉर नीट का जो सीरीज है, इसका मेन पर्पस क्या है कि हम लोग एनसीईआरटी को रिवाइज करें. अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वो मेंशन कर दो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर किसी टॉपिक में डाउट है वो भी आप नीचे मेंशन कर सकते हो. बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है, टॉपिक क्लियर होने चाहिए हमें, है ना. सो यहाँ पर मैंने आपको बताया सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बारे में, एनओआर या सैटेलाइट अच्छा, जिन क्रोमोसोम में ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है ना, उन क्रोमोसोम को सैट क्रोमोसोम कहते हैं. ठीक है. क्या कहते हैं? SAT क्रोमोसोम कहते हैं. ये सारे क्रोमोसोम्स में नहीं होता है, कुछ क्रोमोसोम्स में मिलता है. Okay. Now, based on the position of centromere, एक मिनट, सॉरी. बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? क्रोमोसोम को 4 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. तो वो पहला क्रोमोसोम जो होगा, दैट इज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का मतलब कि मिडिल में सेंट्रोमियर है. सेंट्रोमियर कहाँ पर है? ये देखो, मिडिल में, एकदम मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम में है, राइट. और उस हिसाब से मिडिल में कहने का मतलब ये है कि दोनों आर्म्स जो है क्रोमोसोम की वो इक्वल होती हैं. सो मेटासेंट्रिक मतलब दे हैव इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम. आर्म्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. देन नेक्स्ट इज सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. सब मेटासेंट्रिक, ये वाला क्रोमोसोम जो सेकेंड आपको दिख रहा है, सब मेटासेंट्रिक है. सब मेटासेंट्रिक में मिडिल से थोड़ी दूरी पर होता है सेंट्रोमियर, मिडिल से थोड़ी दूरी पर है ना. और उसकी वजह से एक शॉर्टर आर्म है, ये वाला, और एक लॉन्गर आर्म है. द नेक्स्ट वन इज एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम. ये जो थर्ड हमको दिख रहा है, ये है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम. इसमें जो सेंट्रोमियर है, इट इज क्लोज टू एंड. एक्रोसेंट्रिक में हम लोग लिखेंगे सेंट्रोमियर इज वेरी क्लोज टू द एंड. और एक जो लेंथ होती है वो वेरी लॉन्ग आर्म होती है, वेरी लॉन्ग आर्म. और एक जो आर्म होती है, दैट इज वेरी शॉर्ट आर्म. एंड द लास्ट वन इज टीलोसेंट्रिक. टीलोसेंट्रिक का क्या मतलब होता है? इट हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर कहां पर है? एकदम टर्मिनल पोजीशन पे है, एंड पर है. कहां पर है? एंड पर है, टर्मिनल सेंट्रोमियर. तो ये 4 प्रकार के क्रोमोसोम यहाँ पर हमने देखे, एक्रो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक. तो कई बार मैंने जैसे आपको बताया कि एक कॉन्स्ट्रिक्शन मिलता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. वो जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, जो ड्रॉ में बना हुआ है, वो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बारे में. सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन नॉन स्टेनिंग कॉन्स्ट्रिक्शन होता है. ठीक है, नॉन स्टेनिंग कॉन्स्ट्रिक्शन है.
कौन सी क्रोमोसोम्स में मिलता है ये एसएटी? तो ये मिलता है 13th क्रोमोसोम, 14 क्रोमोसोम, 15 क्रोमोसोम, 21 एंड 22 क्रोमोसोम। और इन क्रोमोसोम्स को हम एसएटी क्रोमोसोम या सैट क्रोमोसोम कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो दिया हुआ है माइक्रोबॉडीज। ध्यान रहे हम लोग माइक्रोबॉडीज पढ़ रहे हैं, किस में पढ़ रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल में पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पढ़ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल इसके पहले हमने डिस्कस किया था। So these are membrane bound bodies, minute bodies, vesicles or minute vesicles. These are called microbodies. जिसमें क्या present होते हैं? They have various enzymes present within them. ये both plant और animal cells में पाए जाते हैं। तो इसमें कौन से आते हैं माइक्रोबॉडीज की? जब हम लोग बात करते हैं ग्लायोक्सीसोम्स, स्पीरोसोम्स एंड पेरोक्सीसोम्स। पेरोक्सीसोम की मैं आपको बात बताऊं तो ये प्लांट में और एनिमल में दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन ग्लायोक्सीसोम एंड स्पीरोसोम केवल प्लांट सेल में मिलते हैं, एनिमल सेल में नहीं मिलते हैं। और स्पीरोसोम एक्चुअल में लाइजोसोम है, किसका? प्लांट सेल का लाइजोसोम है। तो ग्लायोक्सीसोम एंड स्पीरोसोम प्लांट्स में मिलते हैं, एनिमल में नहीं मिलते हैं। पेरोक्सीसोम्स दोनों में पाए जाते हैं। तो दिस इज अबाउट द चैप्टर सेल चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। ये समरी है, इसमें सारे वही पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आपने चैप्टर में अभी डिस्कस किए। उसके अलावा आप इस चैप्टर से क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखेंगे, समझेंगे। हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। एक मिनट। Which of the following is not correct? Robert Brown discovered this cell. क्या रॉबर्ट ब्राउन ने सेल डिस्कवर किया है? ये क्वेश्चंस आपके सेल्फ एनालिसिस के हैं ना। अगर आपको आंसर बन रहा है दैट मींस यू आर थॉरो विद द चैप्टर। सो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड दिस सेल। रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था ना। शिरली एंड श्वान फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। Virchow explained that cells are formed from pre-existing cells. A unicellular organism carries out its life activities within a single cell. So this is true, right? तो न्यू सेल्स कहाँ से जनरेट होते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से जनरेट होते हैं। क्रिस्टी क्या है, सिस्टर्नी क्या है, थाइलाकॉइड्स क्या है? तो इसमें से इन फोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है क्रिस्टी को, एंड क्लोरोप्लास्ट में जो मिलते हैं उन्हें कहते हैं थाइलाकॉइड्स, और उसके अलावा गोल्गी अपैरेटस में मिलते हैं सिस्टर्नी। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, और चैप्टर के एनसीईआरटी रिवीजन के लिए आप इसके प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हैं। थैंक यू।